पाठ के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। कहने का मतलब है कि पहली बार जब वो गए तो वो भिखमंगे के वेश में थे, लेकिन तब भी उनको ठहरने के लिए अच्छा स्थान मिल गया। लेकिन जब वो दूसरी बार गए तो अच्छे वेशभूषा में होने के बाद भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका उत्तर है थोंगला की में ठहरने का स्थान मिलना न मिलना व्यक्ति के अपने निजी संबंधों पर निर्भर करता है। जहाँ जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान पाया जा सकता है, बिना ऊंचे संबंध और जान पहचान के व्यक्ति को भटकना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि तिब्बत के अधिकांश लोग शाम को 6 बजे के बाद छंग पीकर मस्त हो जाते हैं, फिर उन्हें दिन दुनिया की कोई खबर नहीं होती। तो बच्चों, इसमें जो ये दीन लिखा है, इसको आप क्या कर लेंगे, छोटी की मात्रा लगाकर दिन दुनिया कर देंगे। दिन दुनिया की कोई खबर नहीं होती। इस समय इनसे किसी बात की अपेक्षा करना व्यर्थ ही होता है। पहली यात्रा के में लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति था, जिसकी वहाँ बहुत अच्छी जान पहचान थी, इसलिए भिखमंगे के वेश में होने के बाद भी लेखक को ठहरने का उचित स्थान मिल गया। जबकि दूसरी बार यात्रा में लेखक भद्र वेश में था, मतलब अच्छे वेश में था, किंतु जान पहचान न होने के कारण वहाँ ठहरने का वो स्थान नहीं पा सका। तो समझ में आ गया होगा। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो सन 1929-30 के समय की बात ये लिखी है लेखक ने। तो सन 1929-30 के समय में तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई भी नियम कानून नहीं था। लोग क्या करते थे? लोग निसंकोच बिना डर के पिस्तौल बंदूक आदि लेकर घूमा करते थे। दूसरे डांडों के बीच, डांडा मतलब ऊंचे स्थान, ऊंची वाली भूमि, मन में शब्द अर्थ में हमने बताया। तो दूसरे डांडों के बीच अनेक निर्जन स्थान थे, जहां सरकार व पुलिस का ना तो कोई पहरा था और ना ही कोई सुरक्षा का प्रबंध था। डाकू किसी को भी आसानी से मारकर साफ बच निकलते थे। यहाँ के डाकुओं की खराब बात यह थी कि वे पहले व्यक्ति को जान से मारते थे, फिर देखते थे कि उसके पास कुछ रुपया पैसा है अथवा नहीं। इसलिए यात्रियों को लूटने का भय रहता था। यात्रियों को लूटने का भय तो उतना नहीं रहता था, बल्कि अपने प्राणों का भय उन्हें हर क्षण सताता रहता था। तो अब हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण से पिछड़ गया? क्या कारण थे कि वो उसके साथी आगे निकल गए और वो पीछे रह गया? तो हम बात करते हैं, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से निम्नलिखित कारणों से पिछड़ गया। नंबर 1 बात है कि लेखक जिस घोड़े पर सवार था वो घोड़ा बड़ा ही सुस्त था। लेखक का घोड़ा बहुत ही सुस्त था। दूसरा नंबर हम बात करते हैं, लेखक रास्ता भटककर 1-1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया था। उसे वहाँ से वापस आने में समय लगा, इसी कारण वह अपने साथियों से पिछड़ गया। 2 कारण हैं, तो आप ये लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो इसमें ये पूछना चाह रहे हैं
कि जब वो पहली बार सुमति यजमानों के पास जाना चाहता था तो उसने उनको रोक दिया लेखक ने, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया, क्या कारण हो सकते हैं? तो उसका उत्तर समझिए आप। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका क्योंकि उसे डर था कि वह वहाँ बहुत समय लगा देगा। यदि ऐसा होता तो शायद लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती, परंतु दूसरी बार लेखक को वहाँ के मंदिर में रखी अनेक बहुमूल्य पुस्तकें मिल गई थी। वह एकांत में बैठकर उनका अध्ययन मनन करना चाहता था, उनको पढ़ना चाहता था। इसलिए सुमत उसने सुमति को अपने यजमानों के पास मिलने से जाने की अनुमति दे दी, उसने उसको दोबारा नहीं रोका। हम प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न पाँच जो है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? लेखक ने यात्रा की, उसको क्या क्या कठिनाइयाँ हुई, इसमें बताना है। तो उत्तर समझेंगे। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वापसी के समय उसे रुकने के लिए अच्छा स्थान ना मिला, इसलिए उसे एक बहुत गरीब झोपड़े में रुकना पड़ा। दूसरा क्या उसको कठिनाई हुई? दूसरी कठिनाई है कि लेखक को अनेक बार डाकुओं के सामने दया की भीख मांगने का नाटक करना पड़ा जिससे उसके प्राण बच जाएं। तीसरा, लेखक का घोड़ा उतराई के समय बहुत धीरे धीरे चल रहा था। जिससे लेखक के है पिछड़ गया, जो हमने अभी ऊपर भी पढ़ा। अब नंबर 4 की ओर चलते हैं। नंबर 4, लेखक को भार ढोने के लिए कोई भरिया, जिसको हम पहाड़ी कूली बोल सकते हैं, जो सामान उठाने वाला, वो नहीं मिला उसको, तो सामान अपने आप ही उठाना पड़ा, तो कठिनाई तो होगी। पॉइंट नंबर 5 पर हम चलते हैं। लेखक को तिब्बत की कड़ी धूप का सामना करना पड़ा क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ धूप थी और जिसमें चलने में लेखक को बड़ी कठिनाई हुई। प्रश्न नंबर 6 की ओर हम चलते हैं बच्चों। तो प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो हम समझेंगे कि उस समय जब 1929-30 की बात लेखक ने की है, उस समय तिब्बत का समाज कैसा समाज था वहाँ का, तो हम बात करेंगे इसके उत्तर की। समझेंगे तिब्बत का तिंगरी प्रदेश विभिन्न जागीरों में विभाजित है। इनमें से अधिकतर जागीरें विभिन्न मठों के अधीन हैं। जागीरों के मालिक खेती का प्रबंध स्वयं करवाते हैं। इसके लिए उन्हें बेगार मजदूर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। खेती की संपूर्ण व्यवस्था एक भिक्षु के हाथ में रहती है। ये भिक्षु तिब्बत की जनता में अन्नदाता राजा के समान आदर पाते हैं। तिब्बती समाज में छुआछूत, जात पात आदि कुप्रथाएं नहीं हैं। कोई अपरिचित व्यक्ति भी किसी के घर के अंदर तक जा सकता है। वह यदि चाय की पत्ती लाया है तो झोली में से चाय की पत्ती देकर घर की महिला से चाय बनवा सकता है, या अंदर जाकर मक्खन, सोडा, नमक मिलाकर कूट पीस कर स्वयं चाय बना सकता है। घर की सास, बहू आदि महिलाएं इस सब का बुरा नहीं मानती। यहाँ महिलाओं में पर्दा प्रथा नहीं है। हाँ, निम्न श्रेणी के भिखमंगों को चोरी के डर से घर में नहीं घुसने दिया जाता है। तिब्बत
कि लोग जान पहचान होने पर लोगों के ठहरने का अच्छा प्रबंध कर देते हैं, किंतु शाम के 6 बजे के बाद छंग पीकर वे मस्त हो जाते हैं, दीन दुनिया की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। हम प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है। तो हमारे पास इसमें विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्प में हमको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें से सही है। तो पहला विकल्प हमारे पास है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। दूसरा विकल्प है लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थीं। पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो इसका जो उत्तर है वो क नंबर वाला है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। तो ये थे लहासा की ओर, हमारा क्षितिज पुस्तक गद्य खंड का दूसरा पाठ है लहासा की ओर, और लहासा की ओर पाठ के ये प्रश्न उत्तर हमने पूर्ण किए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे।